हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 और हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ कहाँ से, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ समझिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि हम लोग का समतल दर्पण हो गया। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है और इस पर समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत पड़ती है ना, समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत पड़ती है, ठीक है, तो लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जिस दिशा से आती है उसी दिशा से वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत पड़ती है, समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत ऐसे आती है ना, तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो यही अभिलंब हो गया और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हम लोग का 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ समझिए, यहाँ पर लिख दिया गया है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है प्रतिबिंब, यानी कि इसको हम लोग इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। जब हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रतिबिंब आपको अच्छी तरह से हम और समझाएंगे। बाकी यहाँ समझ लीजिए कि प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक या आभासी। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आगे देखते हैं हम लोग। अब जानेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और बता दें आपको हम कि यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला हम लोग 2 नंबर देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। चलिए अब नोट में यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब हम लोग दर्पण से किरण आरेखों की बनावट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को और ही विस्तार से हम लोग समझेंगे। तब तक यहाँ आप समझिए। देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ समझिए, ये हम लोग का समतल दर्पण है। ये दर्पण जो है, कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण हम लोग, अब यहाँ समतल दर्पण है, अब हम लोग समझेंगे समतल दर्पण। तो देखिए यहाँ समतल दर्पण पर हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो एक ही बिंदु से, जैसे हम लोग का यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक ही बिंदु है, यहाँ पर एक ही बिंदु है, और एक ही बिंदु से 2 किरणें जब निकलेगी और परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो एक किरण यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का किरण, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक बिंदु है और इस बिंदु से एक किरण जो आ रहा है ऐसे आ रहा है, और हम लोग जानते, ये आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर यहाँ एक अभिलंब खींचा गया है, ठीक है। और आपतित किरण आया और फिर इस तरह चल गया, तो ये परावर्तित किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरण इधर चला गया, ठीक है। और देखिए एक किरण जो है समतल दर्पण पर ऐसे लंबवत पड़ा है, समतल दर्पण पर ऐसे लंबवत पड़ा है एक किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद तो उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर ये किरण इधर जाएगा, ये किरण इधर जाएगा, तो क्या ये दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे कि पीछे अगर इस तरह आ जाए और इधर पीछे ये भी आ जाए तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इस बिंदु स्रोत का ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, यानी कि इमेज हो गया। चलिए आगे देखेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछता है ना, कि समतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे समतल दर्पण की क्या विशेषता है। एक क्रम में देखिए आप। फर्स्ट है कि अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए, ठीक है।
समतल दर्पण की फर्स्ट विशेषता है कि अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर हम लोग का है, यदि दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील दिखती है। ठीक है, यदि दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील दिखती है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर देखेंगे दोस्तों। 3 नंबर में है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहिए क्योंकि इतना अच्छा नोट्स आपको मिलेगा ही नहीं यूट्यूब पर। अगला देखिए, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है ना। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर है हम लोग का दोस्तों। 5 नंबर है कि समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े ना। अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्पेरिकल मिरर। एस्पेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गोलीय दर्पण है ये हम लोग का गोलीय दर्पण है। और आपको हम बता दें कि ये गोलीय दर्पण है, ये हम लोग का गोलीय दर्पण है। और यहाँ पर ये गोलीय दर्पण से ही हम लोग का उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना रहता है। हमेशा दर्पण चाहे कोई भी, हमेशा उसका दाहिना साइड ही पेंट किया जाता है। ठीक है, हमेशा दाहिना साइड पेंट किया जाता है और वस्तु हमेशा, प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से आता है। जैसे ये हो गया, और इधर इसमें इधर पेंट किया है दाहिना साइड और इसमें इधर पेंट किया है दाहिना साइड। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब इधर से प्रकाश आए, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उससे उठल और उससे उत्तल, याद रखिएगा, उससे उठल और उससे उत्तल। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो और आगे देखिए, यहाँ ये दर्पण हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो हम लोग का है ना वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आगे देखिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के, यहाँ पर देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये गोलीय दर्पण का क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली इसी अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ से लेकर ये पूरा हम लोग का इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए आगे देखेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग देखिए, यही है हम लोग का वक्रता केंद्र। ये सेंटर जो है ना बीच वाला, इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। चलिए अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आपको बता दें कि हम लोग गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 होता है, एक होता है हम लोग का उत्तल, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से अब जानेंगे। ठीक है, तो आइए 1 नंबर में हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये हम लोग का उत्तल दर्पण है, इस प्रकार का रहता है हम लोग का उत्तल दर्पण। ठीक है, और दर्पण चाहे कोई भी हो हमेशा उसका दाहिना साइड पेंट किया रहता है और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कॉपी में इसको नोट करते रहिए क्योंकि इस
इतना बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए देखिए, नोट में हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे। नोट में क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक एवं वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। यहाँ समझिए दोस्तों, ये हम लोग का उत्तल दर्पण है। दर्पण में दाहिने साइड सब का सब धनात्मक होता है। दर्पण में दाहिने साइड सब का सब धनात्मक होता है। दाहिने साइड इसका फोकस है, दाहिने साइड इसका वक्रता केंद्र है, इसीलिए दोनों क्या होगा, धनात्मक। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, तो धनात्मक। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो धनात्मक। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि अंग्रेजी में बोले तो कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह धंसी रहती है, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह धंसी रहती है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, अवतल दर्पण चाहे कोई भी हो, उसका हमेशा दाहिना साइड पेंट किया जाता है। ठीक है, तो दर्पण हो गया ये हम लोग का। दर्पण का ये प्रवर्तक सतह मतलब जिधर से प्रकाश आए, तो इधर से प्रकाश आता है तो इसका प्रवर्तक सतह धंसा रहता है। और बताए हैं दर्पण के दाहिने साइड सब का सब धनात्मक और दर्पण के बाएं साइड सब का सब ऋणात्मक। तो दर्पण, इस दर्पण में बाएं साइड फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भी एक नोट में हम पॉइंट लिखे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एवं वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होती है। आपको हम बता दें कि दर्पण चाहे कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। दर्पण चाहे कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक पहले अंतर जानेंगे, इसके बाद हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए जब भी पूछेगा दोस्तों आप लोगों से, आप लोग ऐसे ही एकदम एक तरफ उत्तल दर्पण एक तरफ अवतल दर्पण लिख लीजिएगा, बीच में एक ऐसे खींच लीजिएगा, इसके बाद ही आप अंतर लिखिएगा। ऐसे ही अंतर लिखा जाता है ना। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है कि इसकी प्रवर्तक सतह उठी रहती है। उत्तल दर्पण में बताए हैं कि इसकी प्रवर्तक सतह उठी रहती है, इसकी प्रवर्तक सतह धंसी रहती है। एक अंतर हो गया। इसकी फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखिए, इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, और इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगला हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।